तो अभी जो मैं स्वागत करने जा रही हूँ वो तो एसएम जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन जहाँ पे आप पधारे हुए हैं इसके बारे में भी मैं बताऊंगी 1-2 मिनट में। मुस्लिम सत्यशोधक मंडल और फिर इसके साथ में हमारे पास नज़रिया भी हैं जो कि क्वेयर राइट्स पे काम करते हैं, वो भी हमारे साथ है। प्रांतो कथा कोलकाता, इंडिया लव प्रोजेक्ट बेंगलोर, नाज फाउंडेशन उत्तर प्रदेश, एविडेंस मदुराई और दलित ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स नेटवर्क। तो बहुत सारे लोग जो अपने अपने तरीके से भी काम यही कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो आज वो सारे इकट्ठा आए हैं और यहाँ पे चयन विच मीन्स राइट टू चूज़, हाँ, इसके बारे में हम सब इकट्ठा हो गए। तो अभी मैं ये करूँगी, इनवाइट करूँगी हमारे जो दो आज के जो अभी अतिथि हैं। अतिथि तो है नहीं हमारे, तो बाबा तो है हमारे जो बिल्कुल आधार स्तंभ है। सभी जो है पुणे के, महाराष्ट्र के सब जो है वो बाबा हमारे, जो हम कहते हैं कि हमारे मेंटर हैं। और तो इसलिए बाबा को मैं पहले इसलिए बुला रही हूँ क्योंकि बाबा के एक ज्योतिराव फुले के एक अखंड से हमारा इनॉग्रेशन यहाँ पे होने वाला है। तो मैं बाबा से गुजारिश, मैं दोनों की तो पहचान, और अतुल पेठे हैं, तो अतुल जी अगर आप भी ऊपर आ जाए तो। ऐसा महाराष्ट्र में ये सत्यशोधक मूवमेंट करने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले जी का नाम लिया जाता है, और आपने पूरे भारत के लिए कह दिया कि हमारी जो प्रार्थना है स्कूलों में वगैरह वगैरह, इससे बदलाव किया जाए। और उसमें उन्होंने मराठी में भारत के लिए सत्यमेव जयते करके एक प्रार्थना दे दी है। वो आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं एक वो मराठी में है, क्षमा कीजिएगा, उसका कभी हिंदी वगैरह क्या नहीं, अंग्रेजी क्या नहीं। तो जो मेरे मराठी आप भाई है, आपको लगा तो भी थोड़ा इजी है, वैसा कुछ नहीं, साथ करे। सत्य सर्वांचे आदि घर, सर्वधर्मांचे माहेर, जगा माझी सुख सारे, खास सत्याची ती पोरे, सत्य सर्वांचे आदि घर, सर्वधर्मांचे माहेर। ये आज माइनॉरिटी डे है और हम सब यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं वो माइनॉरिटी में आते हैं। आज और एक दिन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्थलांतरित कामगार दिवस कहते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेटेड वर्किंग क्लास। और बाबा यहाँ पर है कि जो जिन्हें हम वर्किंग क्लास हीरो के नाम से जानते हैं। चयन क्या है, मूवमेंट क्या है, इसके बारे में आसिफ इकबाल जो धनक फॉर ह्यूमैनिटी के को फाउंडर है, रानू जी भी यहाँ पर आए हैं, उनके एक्टिविस्ट भी आए हैं, वो बताने वाले हैं। चयन मुख्यतः एक हम लोगों ने 2014 में एक प्रयास किया था जिसमें कि हमें लगा कि ऐसे संगठन, ऐसी संस्थाएं जो कि चयन के अधिकार, मतलब अपन जीवन साथी चुनने के अधिकार पे या तो सीधी तौर पे काम करती हों, या उनको लगता है कि एक बहुत ज़रूरी अधिकार है जिस पे काम करने की ज़रूरत है, उन लोगों को हमने एक न्योता दिया दिल्ली में। और हम लोग हौस खास में हमारी एक बैठक हुई थी जिसमें कि 2-3 संगठन ही शामिल हुए थे। धनक था और आली थी, एक लखनऊ की एक संस्था है, उसके अलावा महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति थी और निरंतर थी, और एक यूपी से ही एक और संस्था थी। तो वो लोग शामिल हुए थे और हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हर साल बैठें, साल में 2 बार बैठें, और जो अलग अलग जगह पे, अलग अलग राज्यों में जो भी कानून कायदे चल रहे हैं उस पर चर्चा हो, साझा कर पाएँ, कोई ज्ञापन निकाल पाएँ, एक तरीके से एक राजनीतिक या कोई हम अपना मेमोरेंडम दे पाएँ, अपनी एक पहचान बना पाएँ, संवाद कर सकें राजनीतिक बदलाव के लिए। उसके अलावा आपस में जो ऐसे कभी किसी को मदद की ज़रूरत है, किसी जोड़े को मदद की ज़रूरत है, उसको अगर कहीं पे डर है तो हम उसको दूसरी जगह भेज करके, या अगर वो दूसरी जगह पे है और हमको संपर्क कर रहा है
तो वो स्थानीय संगठन और संस्था को बोल पाए कि आप उनको मदद कीजिए। बिना माइक के आखिरी आदमी तक पहुंचने की मुझे आदत है, क्योंकि मैं नाटक वाला हूं। और इस तरह के कार्यक्रम में माइक बंद पड़ना ये एक मेटाफर है, रूपक है, क्योंकि आवाज हमारी कोई ना कोई बंद करता ही है। आजकल टेक्नोलॉजी की भी एक आदत लग गई है कि जो बोलने वाला आदमी है इसकी आवाज बंद करो, लेकिन टेक्नोलॉजी को ये मालूम नहीं है कि आदमी के पास स्वर यंत्र है और बोलने की इच्छा और ताकत है। मैं एक छोटा कलाकार हूं, नाटक वाला हूं, इससे ऊपर कुछ ज्यादा नहीं। और जो नाटक करता हूं वो नाटक आज के जमाने के, हमारे काल के जो सवाल है इसके बारे में हमारे नाटक होते हैं। तो मेरे जैसे नाटक वाला यहाँ पे आपने बुलाया, इसलिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे नाम मनीषा जी ने ले ली है, तो उनका मैं फिर से वापस वो नहीं दोहराऊंगा, लेकिन एक नेशनल नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन राइट टू चूज इन मैरिज एंड एसोसिएशन। राइट टू चूज, इसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। चयन करना, यहाँ आने के पहले मैं सोच रहा था कि कौन से कपड़े पहनूं, कौन से कपड़े, क्योंकि आपने 2 दिन जो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और अखबार में आपने पढ़ लिया होगा कि शाहरुख खान के एक पठान फिल्म में दीपिका पादुकोण ने कोई ऐसे रंग की कपड़ा पहना है, इससे एक पूरे भारतवर्ष में अभी इससे खलबली मची हुई है। तो कौन सा रंग पहनना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा। हमारे एक दोस्त है, वो सीरियल में काम करते हैं, मनीषा जी, उनके कॉन्ट्रैक्ट में नया एक क्लॉज उन्होंने डाल दिया है कि हमारे सीरियल में किसी भी एपिसोड में भगवा रंग नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि इसका अर्थ अलग कुछ बन सकता है, इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, और इससे कुछ बवाल मच जाएगा और लोग मारने को आएंगे। ऐसा बहुत हो रहा है कि रंगों को बांट दिया गया है, संतों को बांट दिया गया है, लेखकों को बांट दिया गया है, धरती तो पहले से ही बांटी है, भाषा बांटी है, और इंसान भी बांटने की साजिश सालों साल शुरू ही है, और हम आज देख रहे हैं। आज का अखबार जब मैंने खोला तो देवेंद्र फडणवीस ने साहब ने, जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने लोकसत्ता में, उनकी कल एक मुलाकात हुई थी, उसमें 2 चीजों का जिक्र किया है। पहले 8 दिन पहले मंगल प्रभात लोढ़ा, जो महिला और बाल विकास मंत्री है महाराष्ट्र शासन के, उन्होंने अंतर जाति और अंतर धर्मीय विवाह के लिए एक समिति का गठन किया है। बवाल मच गया, लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की और अंतर जातीय उससे हटा दिया गया और अंतर धर्मीय समिति वैसे की वैसे रख दी गई, और उसके ऊपर बहस अभी चल रही है। और ये क्यों हो रहा है, क्यों चाहिए इस समिति, ये किस लिए है? एक बहुत ही अच्छा एक्चुअली जोक मैंने पढ़ा है, ये क्यों है। ये लव जिहाद, घर वापसी और धर्मांतर, ये शब्द, 3 शब्द पिछले 10-20 साल से हमारे यहाँ पे मौजूद आए, नए निकाले हैं, शब्द क्वाइन की है। लव जिहाद ये शब्द तो नहीं है, एक तो लव ये अंग्रेजी शब्द है और जिहाद ये अरबी शब्द है। ये आया पहले 15 अक्टूबर 2009 में हिंदू जनजागरण समिति ने कर्नाटक में इस शब्द का इस्तेमाल किया।
यह अखबार में आया है, मैं मेरा मन का नहीं बोल रहा हूं। लव जिहाद, तो एक शब्द नया निकालो और लोगों में छोड़ दो और देख लो स्लो पॉइजनिंग क्या होता है। और कई सालों के बाद लोगों को आदत बन जाती है कि वो शब्द इस्तेमाल करो जैसे कि हमारे भाषा का एक महत्वपूर्ण शब्द हो, वैसे कि लव जिहाद है। तो जो कि ये है, एक अखबार में आया था, चित्र है, कोई पूछता है कि व्हाट इज लव जिहाद, तो टीला लगाया हुआ एक आदमी उनको बताता है कि व्हाट इज लव जिहाद। ही सेज इट इज अ शॉर्टर वे ऑफ सेइंग वी हेट मुस्लिम्स एंड थिंक ऑफ वुमेन एज प्रॉपर्टी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जोक में जो इनका जवाब है ये लव जिहाद है। इसके पीछे वाला जो राजकारण है, पॉलिटिक्स है, वो ये है। मैं इससे घबरा गया हूं क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं मराठी हूं, महाराष्ट्रीय भी हूं और भारतीय भी हूं। और कई साल पहले मैंने एक लेख भी लिखा था, मैं हिंदू भी हूं। और हिंदू होने के नाते मेरी जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि 80% लोग भारत में हिंदू है और 20% बाकी के हैं। आज का दिन आपने बहुत अच्छा चुना है क्योंकि 18 दिसंबर ये माइनॉरिटीज, अल्पसंख्याक दिन मनाया जाता है पूरी दुनिया में। तो हम भी मना रहे हैं और यहाँ पे जो भारतवर्ष के जहां जहां से आप लोग आए हुए उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और वो आनंद बिल्कुल आज मनाएंगे। लेकिन ये मुद्दे आज दिन भर उठाए जाएंगे और सभ्यता के साथ सभ्य भाषा में आज यहां पे बोला जाएगा। कोई नफरत पैदा करने वाली चीज यहां पे बोली नहीं जाएगी क्योंकि हम भारतीय हैं और संस्कृति और सभ्यता के हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं। और मेरे हाथ में मैंने यहां पे भारतीय संविधान भी लाया है, तो संविधान सामने रख के मैं ये भाषण करने वाला हूं और 10 मिनट या 15 मिनट मुझे दे दिया है। तो इसके इस समय में मैं मेरे विचार जो है वो आपके सामने रखने वाला हूं। एक कलाकार होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते मैं मन में बहुत ही अशांत हूं, बहुत ही डिस्टर्ब हूं। जो इर्द गिर्द शुरू है हमारे पास और जो हर रोज कुछ ना कुछ निकलता है और वो जो चर्चा हो रही है, इसके बारे में चर्चा करना मुझे बहुत जरूरी लगता है और वो मैं मेरी जिम्मेदारी भी समझ लेता हूं। चीज ये है, एक शुरुआत ऐसे करेंगे। एक अखबार, आज के अखबार में और एक समाचार आया है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय चंद्रचूड़ का एक बयान आया है और वो कहते हैं कि स्वातंत्र्य, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यह महत्वपूर्ण चीज है किसी के भी लिए। ये स्वातंत्र्य चीज क्या है? ये चुनने का अधिकार क्या है? खाने का अधिकार है, क्या खाए, कैसे खाए, क्या पिए, क्या बोले, कौन से कपड़े पहने, कौन से रंग पहने, ये पूरा अधिकार और हक हमें संविधान दे दिया है। इसमें से जो 15, 19 और 25 ये जो आर्टिकल है वो हमारे लिए, वो हमें अधिकार और हक प्रदान करता है। और मुझे ये लगता है कि चंद्रचूड़ साहब वही बात आज उन्होंने अखबार में दोहराई है। व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हा मौल्यवान अधिकार आहे। ये मराठी में है, लेकिन जो आजादी है, खुद की आजादी, विचार करने की आजादी, भारत में कहीं पे भी घूमने की, कौन सी भी भाषा बोलने की आजादी हमें इस संविधान ने दे दी है और इसका हमने इस्तेमाल करना चाहिए। कल के अखबार में शायद हमारे बारे में ये देशद्रोही है ऐसा भी बोला जाएगा, क्योंकि आजकल इसी के साथ देशभक्त और देशद्रोही ये एक नई चीजें उभर कर आई है। जो सवाल उठाएंगे
उनको देशद्रोही कहा जाता है। लेकिन हमें यह पूरा विश्वास है कि भारत में यहां पे जहां पे काम करने वाले हम जैसे लोग, समविचारी लोग जो है, वो मुद्दा उठाएंगे। मैं 3 चीजों से मेरा ये भाषण आगे ले जाना चाहता हूं। पिछले 8 दिनों में महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? एक पुरस्कार दिया था, इस किताब का नाम था फ्रैक्चर्ड फ्रीडम। फ्रैक्चर्ड फ्रीडम ये कोबाड़ गांधी जी ने लिखी हुई किताब है, जिसका अनुवाद के लिए महाराष्ट्र शासन ने एक पुरस्कार दिया था। इसके लिए समिति होती है, परीक्षक होते हैं जो चुनते हैं। वो 3 लोगों ने या 4 लोगों ने वो चुनने का अधिकार लेके उस किताब को पुरस्कार दे दिया था। लेकिन 8 दिन के बाद जो मंत्री महोदय है, उन्होंने वो किताब वापस ले लिया। और इसका जो कारण बताया गया वो है, वो किताब में माओवादी भूमिका का जिक्र किया है और इसके बारे में बताया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि कोबाड़ गांधी जी ने जो किताब लिखी है वो उनके अनुभव के आधार पर है। इसमें उन्होंने पूरा क्रिटिसिज्म उस मूवमेंट का किया है। आपको अच्छा लगे या गलत लगे, मजेदार बात यह है कि कोबाड़ गांधी जी को उनके जो संगठन था, उन्होंने संगठन से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने यह किताब लिखा। अब यह दुविधा है, ये जैसे पखवाज, जैसे यहां पे एक बजाओ यहां पे एक बजाओ, तो कोबाड़ गांधी को वहां से निकाल दिया और यहां से उनका किताब अभी बंद कर दिया। यह महाराष्ट्र की पहली चीज है जिससे हम बिल्कुल सब लोग डिस्टर्ब है, बेचैनी है मन में, और ये जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है। दूसरी चीज, महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा में कुछ शुरू हो गया है, मालूम नहीं है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि सांसद में ये इसके ऊपर जब बहस हो गई तो सांसद के जो प्रमुख है उन्होंने बताया कि यह राज्यों का मामला है, इसमें केंद्र कोई दिलचस्पी नहीं रखता। यह तो डरावनी वाली बात है। यह कब से राज्यों का मामला हो गया और केंद्र के अधिकार क्या है, यह भी सोचने का समय आ गया है। क्योंकि 2 लोगों में झगड़ा लगा के ये क्या करना चाहते हैं? हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है, उन्होंने पुतिन के साथ चर्चा करते समय जो रशिया और यूक्रेन का अभी लड़ाई शुरू है और जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं कि 2022 में कोई बम फेंकता है और वहां के लोग मर जाते हैं, ये 2022 में कोई सोच सकता है? फिर भी वो युद्ध शुरू है, ये लड़ाई चालू है। इसके बारे में मोदी जी ने एक अच्छी बात कही थी, उन्होंने पुतिन जी से कहा था कि ये लड़ाई करने का समय नहीं है। बिल्कुल सही है मोदी जी। इसके लिए मेरे हिसाब से मोदी जी का मैं अभिनंदन करूंगा, बिल्कुल सही कहा। यह लड़ाई का समय नहीं है। तो लड़ाई का समय कब होता है, यह सवाल आगे मैं मोदी जी से पूछने वाला हूं। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा भारत देश इसलिए मशहूर है, यह गौतम बुद्ध का देश है जो नॉन वायलेंस पे श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, और वो बम के खिलाफ है। तो अशांति नहीं होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए, खून खराबा नहीं होना चाहिए। यह तो हमारी संस्कृति है, यह तो हमने सीखा है, यह हमने सीखा है और हर धर्म से सीखा है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म ही कहता है, हर धर्म में यह बात कही जाती है कि झगड़ा मत करो। जो बात मोदी जी ने पूरे दुनिया को बताई बिल्कुल सही है, झगड़ा नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 1 हफ्ते पहले किसी साइंटिस्ट ने बताया कि यदि तीसरी लड़ाई हो गई, पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध और ये तीसरा महायुद्ध यदि हो गया तो बम फूट जाएंगे, वो एटम
बॉम्ब जो फट जाएंगे, उससे पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, ये पृथ्वी नहीं रहेगी। ये डरावने वाली चीज है। तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अब सवाल यह है कि जो बाहर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये सही है, लेकिन क्या मोदी साहब देश के अंदर लड़ाई होनी चाहिए? ये जैसे लड़ाई जैसा माहौल क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये हम हिंसा के बारे में क्या कर रहे हैं? जो सवाल आज पैदा किए जा रहे हैं वो धर्म के बारे में पैदा किए जा रहे हैं। मंदिर कहां बनेगा, मस्जिद कहां है, वो पुराने 2000 साल पहले का जो इतिहास है, वो जो भी है पवित्र नाम से लेके, उसके ऊपर बहस क्यों हो रही है? लोगों में दंगा फसाद क्यों कर रहे हैं? किसी शहर का नाम ये बदलो वो बदलो, ये हमारे समाज के मुख्य सवाल है। या पानी, जल, जंगल, जमीन, ये सवाल है। स्वास्थ्य के बारे में हम क्या सोचते हैं? शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं? 2 साल से कोविड था, लेकिन पढ़ाई के बारे में क्या हमने सोच लिया है? क्या होगा? जो स्कूलों में जाने वाले लोग थे वो स्कूल बंद पड़ गए। जो गांव-गांव में छोटे जगह पे रहने वाले बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के बारे में आपने क्या सोचा है? और हमारे समाज के मुख्य सवाल क्या ये है? धर्म के बारे में, लव जिहाद के बारे में। और मुझे बहुत दुख ये होता है मनीषा जी, जहां पे कोल्हापुर में, जहां पे डॉक्टर गोविंदराव पानसरे रहते थे, उनकी हत्या हो गई। उस कोल्हापुर में से लेकर महाराष्ट्र में जगह पे मोर्चा निकाले जा रहे हैं कि लव जिहाद कायदा आना चाहिए, लॉ आना चाहिए। ये क्या लव जिहाद है? क्या आपके पास डाटा है ऐसा कोई? या सिर्फ शब्द आगे आप रखकर लोगों में एक नफरत पैदा करने वाले हैं? और दिखाई ये दिया जाता है कि जो स्कूल के बच्चे भी हैं, उनमें भी ये जो ठूस कर, जैसे हिटलर वाली बात होती है ना, आप सब लोगों को पता है, वो पहले से ही जब बच्चे होते हैं वहां से हमारे जीन्स में ढकेल दो कि मुस्लिम लोग ये है वो है, क्रिश्चियन लोग ये है वो है। आज ही जालना में एक ऐसी घटना घटी हुई है जिसमें हिंदू बच्चे ने हत्या कर दी, और जो लड़की है उनका नाम सूर्यकला सरोदे, उनकी हत्या कर दी इसी तरह से। तो ये नहीं दिखा जाए, क्योंकि श्रद्धा वालकर जो एक हत्या हो गई, उसी को लेके उसका राजकारण बना के हमें ये हमारी सोच पे ये डालने की एक साजिश है कि देखिए ये धर्मांतर होगा, ये दूसरे धर्म में शादी करेंगे तो इसी तरह के चीजें होंगी और ये धर्म के खिलाफ है। संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है, चुनने का अधिकार। मैं किससे शादी करूं, किससे प्यार करूं, ये मुझे चुनने का अधिकार है। 21 साल और 18 साल ये हमारे लिए मतदान का अधिकार का उम्र है। ये आप कौन तय करने वाले हो? इस मंच से मैं बिल्कुल महाराष्ट्र शासन और मंगल प्रभात लोढ़ा और उनकी समिति ने जो समिति गठन की है, उनका कड़ी निंदा में निषेध करता हूं। मुझे पता है कि हमारी आवाज इस दरवाजे तक भी नहीं जाएंगी, क्योंकि हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है। कलाकार को कौन पूछता है? लेकिन कलाकार से घबराते क्यों हो भैया? नाटक के ऊपर बंदी क्यों लाते हो? सेंसर बोर्ड क्यों है महाराष्ट्र में? भारत में 2 ही जगह पे सेंसरशिप है नाटक के लिए, एक गुजरात में और महाराष्ट्र में। सेंसर बोर्ड नहीं है। आप कौन से नाटक लिखे, कौन से फिल्म दिखाए, कौन से गाने लगाए, ये सब आपके हाथ में है। ये जो अंदर हो रहा है भारत के अंदर, उसके बारे में विचार करने की बहुत जरूरत मुझे लगती है और हमें लगती है। और मैं एक ही आदमी नहीं हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं कि जो अशांत है और जो इसके बारे में आवाज उठाना चाहते हैं और आवाज भी उठाते हैं। ऐसा थोड़ी है।
दाभोलकर जी की हत्या हो गई, पानसरे जी की हत्या हो गई, कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। जिसलिए पुनः पहचाना जाता है कि सांस्कृतिक नगरी है, विद्या नगरी है, और है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कहां गए वो मिडिल क्लास? क्या कर रहा है? हमारे लिए विकास की व्याख्या बदल गई है। हमें लगता है कि मॉल्स और एक्सप्रेसवे, सुवर्ण, क्या उसे रास्ते से नाम दिया है, यह होने से विकास नहीं होगा। विकास मन का होना चाहिए, बुद्धि का होना चाहिए, विचारों का होना चाहिए। क्या वो हो रहा है? गणपति उत्सव में जो महाराष्ट्र से, बाहर से लोग आए हैं, उनको ये पता नहीं है, 30,000 महिलाएं दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के सामने बैठती है और अथर्व शीर्ष बोलती है। 30,000। ये कौन है 30,000 महिलाएं? उनको ये पता नहीं है कि फुले जी ने क्या कहा है, अंबेडकर जी ने क्या कहा है, विठ्ठल रामजी शिंदे ने क्या कहा है, लेकिन पता ही नहीं, हम भूल गए हैं। हम सब लोग उन जो महात्मा लोग हैं उनके नाम से राजकारण करते हैं, उनके विचारों को अनुसरण नहीं करते। पुणे विद्यापीठ ने अथर्व शीर्ष के लिए एक कोर्स शुरू किया है। नागपुर विद्यापीठ की यही हाल है। नागपुर विद्यापीठ में बीए सेकंड ईयर में आरएसएस की स्वातंत्र्य संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान क्या है, इसके ऊपर एक कोर्स है। मुक्त विद्यापीठ, यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ परीक्षा में बीए थर्ड ईयर में मनुस्मृति का सामाजिक महत्व, इस पे लिखना जरूरी था। और कल के अखबार में रिफ्रेशर कोर्स में वैदिक यज्ञ, पुराण, ज्योतिष, इसके लिए जो प्राध्यापक लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको अभ्यास करने की जरूरत है, ऐसा आया है रिफ्रेशर कोर्स में। यह क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। उसी के साथ बिल्किस बानो का क्या हो गया? बिल्किस बानो, जब उनके जो 11 लोग थे, आरोपी लोग, जो बाहर आ गए तो फटाके फोड़े हमने। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा भारत है। इस भारत का मैं नागरिक होते हुए भी ये कहूंगा कि ये नहीं है, ये देशद्रोही है। मैं देशभक्त हूं क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो शिवाजी महाराज की है, अंबेडकर जी की है, फुले जी की है, और आप सब जो लोग जानते हैं ज्ञानेश्वर या तुकाराम या सूरदास मीरा की है। एक किताब लिखा है अमर्त्य सेन जी ने, वाद संवाद प्रिय भारतीय, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। बहुत, मेरे लिए तो ये दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये क्यों लेके आया हूं? ये पढ़ना चाहिए। इसमें अमर्त्य सेन ने भारत ये क्या संकल्पना है, हमारे भारत का इतिहास क्या है, किसने योगदान दिया है, उन्होंने क्या किया था, इसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है। जो गलतियां हुई है वो भी लिखी है, लेकिन गलतियां तो होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2-4 गलतियों से पूरा समाज को आप धकेल दो कहीं पे। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ फ्रैक्चर्ड फ्रीडम नहीं है, फ्रैगमेंटेड फ्रीडम है। हम जिस काल से गुजर रहे हैं वो एक काला कालखंड कहा जाता है। हमने एक नाटक किया था, उस नाटक का नाम था गोला युग। द्वापर युग, त्रेता युग, कली युग, वैसे आज का युग को हमने नाटक में नाम दिया था गोला युग। एक ऐसा गोला जिसको चेहरा नहीं है, कहां से वो बोल रहे हैं पता नहीं चल रहा, कौन बोल रहा है पता नहीं चल रहा है, बिग बॉस कहां से है पता नहीं चल रहा। ये पोस्ट मॉडर्न ट्रुथ के समय में हम जी रहे हैं। हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा कौन कर रहा है। इसके जो मुख है, भाषा एक है लेकिन बोलने वाले 10,000 है। वो कौन है, वो कहां से छिप कर आते हैं, ये देखने की बहुत जरूरत है। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमारा विवेक, हमारा मस्तिष्क हमारे कंधे पे होना चाहिए। हमने विचार करना चाहिए
क्या सही और क्या गलत, ये देखने की बहुत जरूरत है। जहां जहां पे भी गांव में हम जाते हैं, वहां पे ऐसा लगता है कि यार ये हमारा भारत है, क्योंकि यहां वहां रहने वाले लोग जो भाषा हम बोल रहे हैं, जो मराठी बोल रहे हैं, उस मराठी के कई शब्द उर्दू के हैं। ये आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो यदि बंद हो गई, हमने ढकेल दिया किसी समाज को, तो मुझे लगता है कि हम सुखी नहीं हो जाएंगे। किसी ने बोला था कि यदि बम फेंकने वाला आदमी को ऐसा लगता है कि बम फोड़ने से दूसरा आदमी मर जाएगा, वो सही है, क्योंकि वो मरने वाला ही है। लेकिन आपको यह समझ में आना चाहिए, और जो बम फेंकने वाला आदमी है उसको यह समझ में आना चाहिए कि भैया जो बम फूटा है इससे दूसरा आदमी तो मर गया, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी मरने वाले हो, क्योंकि हवा आपके बम से प्रदूषित होके आपको ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला। तो एक दिन यह भी आप पे भी बीतेगी। ये कौन बताएगा? लेकिन क्योंकि दाभोलकर साहब जिसके लिए काम करते थे, जिनके लिए काम करते थे, उन्होंने उनसे मार दिया। क्या हमें अंधश्रद्धा चाहिए? सवाल यह है, लोगों ने पूछना चाहिए और लोगों ने विचार करना चाहिए। यदि लोगों ने विचार करना छोड़ दिया तो जिम्मेदारी हमारी है, हम नाटक से या कथा से या कविता से या गाने से लोगों को विचार करने की चेतावनी देंगे। आपके पास बम हो, आपके पास गोलियां हो, लेकिन हमारे पास नाटक होगा। एक नाटक होगा या एक कविता होगी जो विचार करने के लिए लोगों को प्रवृत्त करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आज जैसे कि हम यहां पे मिले हैं और शमसुद्दीन साहब ने कल फोन करके पूछा कि क्या आप आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरी जिम्मेदारी है, ये तो घर का काम है, क्योंकि ये बात पब्लिक डोमेन में बोलने से मेरी भूमिका स्पष्ट हो जाएगी। मुझे ये मालूम है कि ये भूमिका स्पष्ट करके मैं ब्लैकलिस्ट में जाने वाला हूं, तो जाने दीजिए, क्योंकि हमारा जो सत्सद विचार है, जिन विचारों को हम मानते हैं, जिस परंपरा को हम मानते हैं, जो जिस इतिहास को हम मानते हैं, वो इतिहास को हम आगे लेके जाने वाले हैं। अंत में एक बहुत छोटी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं 2 मिनट में, और मेरा भाषण समाप्त हो जाएगा। इंदौर के महाराज सर राजराजेश्वर सवाई श्री तुकोजीराव तृतीय होळकर 13वें बहादुर, इन्होंने मैन्सी मिलर ये अमेरिकन युवती से विवाह करने का तय किया था। इंदौर के महाराज मैन्सी से शादी करना चाहते थे, लेकिन धनगर समाज ने उसे विरोध दर्शाया। इसके बारे में पुणे में बारामती में इस सवाल पर चर्चा करने के लिए 4 मार्च 1928 में एक परिषद आयोजित की गई। बहस हो गया, धनगर समाज को यह पसंद नहीं था, लेकिन मध्यस्थ के रूप में, मीडिएटर के रूप में कौन था? डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर थे। आंबेडकर साहब ने महाराज का जो पक्ष है वो उठा लिया, लोगों को बता दिया, समझा दिया। अच्छी बात यह है कि धनगर समाज ने भी वो मान लिया, इतना खुला दिल भी उस समाज का था, और उनकी शादी हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि ये परंपरा हमें आगे ले जानी चाहिए, बाबा साहब आंबेडकर की। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, और आज पूरे दिन के लिए आपको शुभकामनाएं।